नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विधानसभा सत्र की तारीख तय हो गई है। 23 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 1 अगस्त से 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से जुड़ा एक प्रस्ताव भी पास हुआ है। यूपीएससी का प्री एग्जाम पास करने वालों को आर्थिक मदद सरकार की तरफ से की जाएगी, यानी कि जो यूपीएससी मेंस प्री क्लियर करते हैं उनको मेंस और इंटरव्यू के लिए जो तैयारियां होती है उसको लेकर आर्थिक मदद की जाएगी। मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की भी मदद की जाएगी। तो उत्तराखंड कैबिनेट में 10 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे पहले विधानसभा सत्र की तारीख तय हुई है। 23 अगस्त से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 1 अगस्त से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे। इस वक्त सुदीप जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप, 10 फैसले हुए हैं। सबसे जो पहला फैसला है सत्र को लेकर, कितने दिन ये सत्र चलेगा? जी देखिए, 4 दिन के सत्र का निर्णय लिया है सरकार ने और आज कैबिनेट में डिस्कस होने के बाद इसकी अगस्त द्वितीय सप्ताह के बाद यानी 15 अगस्त के बाद की डेट निकाली गई है, क्योंकि 15 अगस्त का कार्यक्रम जरूरी है और एक राष्ट्रीय पर्व के बाद की डेट रखी गई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इशू है, उन महत्वपूर्ण इशू में जो सबसे पहला बिंदु है वो सरकार ने उदीयमान छात्रों के लिए जो यूपीएससी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देना चाह रहे हैं, उन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, तो प्री क्वालिफाई करने के बाद दूसरी यानी मेंस के लिए सरकार 50,000 रुपए की मदद देने जा रही है। इसके अलावा सरकार ने जो कुछ दिनों पहले हमने देखा था 200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी थी, जो कोविड के कारण सेक्टर प्रभावित हुआ है, इसमें मदद के दायरे को बढ़ाया गया है। जो बोट संचालक हैं नैनीताल झील के आसपास, एक बहुत बड़ा उनका कारोबार है, इन प्रत्येक बोट संचालक को 10,000 रुपए मिलेंगे और इनकी जो लाइसेंस रिन्यूअल फीस है उसको भी सरकार ने माफ कर दिया है। बीते वर्ष यानी 2019-20 और 2021 दोनों वर्षों के लिए लाइसेंस की फीस रिन्यूअल की माफ होगी। इसके अलावा एक सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो ये है कि सरकार राज्य में इस वक्त आंदोलन शुरू हो चुके हैं वेतन विसंगतियों के, एसीपी के ग्रेड पे को देखते हुए। इसको देखते हुए सरकार ने भी निर्णय लिया है कि जो पूर्व मुख्य सचिव हैं, जिनकी अध्यक्षता में पहले भी वेतन विसंगति की एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी की जो चीफ सेक्रेटरी लीड करते थे इंदु कुमार पांडे, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया है और उनसे मातहत अरुण सिंह चौहान जो वित्त के अफसर है उनको और अनुभाग अफसर और अपर सचिव को लाया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि सरकार 3 माह के अंदर ये रिपोर्ट चाहती है कितना खर्च आना है, कितना वित्तीय बाहर पड़ना है और राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, इसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सुबोध उनियाल हालांकि ये भी कह गए कि चुनाव का वर्ष है, सरकार पर दबाव हर तरफ से और सरकार को सभी का ध्यान रखना है, लेकिन खजाने का भी ख्याल रखना है, तो निश्चित तौर पर एक दबाव है। वहीं पुलिस के ग्रेड पे को लेकर आज 3 बजे एक बैठक उनके नेतृत्व में सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में विधानसभा में शुरू होगी। 3 बजे से इसका समय रखा गया है। इस बैठक में पुलिस के ग्रेड पे पर निर्णय क्या होने जा रहा है ये बैठक के बाद पता लगेगा, लेकिन आज की इस बैठक का सबको इंतजार। इसमें एक फैसला सुदीप ये भी हुआ है कि स्कूलों को खोलने की सहमति दी गई है, तो क्या प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल सारे खुलेंगे 6ठी से 12वीं तक? जी बिल्कुल, ये भी एक निर्णय हुआ है। कोविड की जो सेकंड वेव के कारण स्कूल बंद थे, सरकार इनको 1 तारीख से खोलने जा रही है। 2 तारीख से सारी अदालतें खुलेंगी, इसके पहले 1 तारीख से स्कूल खुलेंगे। आज से सारे जो कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, 100% उपस्थिति के साथ खुल चुके हैं। तो सरकार ये चाहती है कि सारी गतिविधियां जब शुरू हो रही हैं तो स्कूलों को भी खोला जाए। हालांकि परसों ही ये संकेत यानी शनिवार को ये संकेत मंत्री धन सिंह रावत ने दिए थे, जो आज कैबिनेट में भी ये एजेंडा आया और जिस पर मोहर मंत्रिमंडल की लग गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी क्या क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में कई सारे संगठन हैं वो आंदोलनरत हैं, जिसमें आपने पुलिस का जिक्र कर दिया। बिजली वाला जो मामला है वो काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हड़ताल पर चले गए, कई जगहों पर बिजली भी चली गई है, तो उनके हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म कराएं, उसको लेकर कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, ये प्रश्न भी इनसे पूछा गया था मंत्री सुबोध उनियाल से। इनका कहना है कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो विभागीय मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उनकी अध्यक्षता में कर्मचारी उनसे मिले, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो भी कर्मचारियों की समस्या है, इसके लिए वेतन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं, एसीपी और ग्रेड पे इत्यादि की,
इसके लिए कमेटी बना दी गई है और कमेटी इस पर निर्णय लेगी, जिसको पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे के अध्यक्षता में बनाया गया है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो 10 अहम प्रस्तावों पर आज उत्तराखंड कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंचे गणेश गोदियाल का जोरदार स्वागत हुआ। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। गणेश गोदियाल अब से थोड़ी देर में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर गणेश गोदियाल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का भी जोरदार स्वागत हुआ। गणेश गोदियाल दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद 2 दिन पहले उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें एक पौधा भेंट किया था। बड़ी हजारों की संख्या में यहाँ पर सब लोग पहुंचे हैं। ये कांग्रेस की ताकत है। मिशन 2022 आप फतेह कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता की चुनी हुई सरकार है और इस बात को हम 2022 में। उत्तराखंड में एक और हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 4 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू के तहत जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी। तो उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। 4 अगस्त तक इस कर्फ्यू को बढ़ाया गया। इस दौरान 50% क्षमता के साथ स्पा और सैलून खोले जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती के साथ पालन करना होगा। 100% क्षमता के साथ सरकारी कार्यालय खोलेंगे। इसके अलावा जो वीकेंड लॉकडाउन है, सैटरडे संडे, वो अभी भी लागू रहेगा। रात्रि कर्फ्यू भी लागू रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। चलिए बढ़ता है आगे। हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारी अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी बातों पर अडिग हैं और हड़ताल पर देर रात 12 बजे से चले गए हैं। पावर कट के कारण कई जगहों पर बत्ती गुल हो गई है। अंधेरे में लोगों को काफी टेंशन हो रही है। कई जगहों पर लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि बिजली एक तरीके से मूलभूत जरूरत आज की तारीख में हो गई है। सवाल उठता है कि आखिरकार बातचीत में कहां पर पेच फंस रहा है। उत्तराखंड के ऊर्जा निगम के कर्मचारी अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 जुलाई की रात से हड़ताल पर हैं। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि शासन ने उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं किया। ऐसे में उन्हें मजबूरन बेमियादी हड़ताल पर जाना पड़ा। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की मांग है कि एसीपी की पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। उपनल के माध्यम से काम पर लिए गए कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए और संविदा कर्मचारियों की समान कार्य समान वेतन की मांग सरकार पूरी करे। पे मैट्रिक्स में भी सुधार की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। ऊर्जा निगमों में इंसेंटिव अलाउंसेंस का रिवीजन की भी मांग कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। सुदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, बिजली मूलभूत जरूरत, जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान है उस तरीके से बिजली भी मूलभूत जरूरत आज की तारीख में बन चुकी है। अगर बिजली कहीं पावर कट हो रही है, हड़ताल से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो अब सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि या तो वैकल्पिक व्यवस्था करे या जल्द से जल्द इस हड़ताल को खत्म करवाए। सुदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। प्रदेश में एक तरफ विद्युत कर्मचारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, तो वहीं इसका असर छोटे छोटे सब स्टेशंस पर दिख रहा है। आपको बता दें कि विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल के साथ साथ सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है, पर सरकार और अधिकारियों से बातचीत होने के बाद भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। इस परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ा है, जो अपना बिल वक्त से जमा करा देते हैं, लेकिन आज उनको बिजली नहीं मिल रही है। दौर पे क्या कहते हैं, हड़ताल ने आज बोर्ड भी लगा दिया, हड़ताल के कारण आज ऑफिस बंद रहेगा, लेकिन काफ़ी अनियमितताएं हैं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लाइट भी नहीं है, पानी नहीं है, आम आदमी को दिक्कत तो रहती है। नॉर्मल आदमी कितने अपने काम मेंटेन करके
और पूरे मैनेज करके चलता है। उसके बाद भी ये स्थिति हुई है, उत्तराखंड प्रशासन और शासन प्रशासन को जो संज्ञान लेना चाहिए, सीरियसली ये चीज़ मैटर को लेना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान सामान्य आदमी अगर इस प्रकार से अगर परेशान होता रहेगा तो ये फिर अच्छा नहीं है। बिल जमा करना आई थी तो वो हो ही नहीं पा रहा। अब लाइट का ऐसे हो रहा, लाइट ये नहीं आ रही तो पानी भी नहीं आ रहा। हमारे उधर तो रोड भी बिल्कुल गड्ढे गड्ढे हो रहा है, पानी कहीं पता नहीं चल रहा, गंदा पानी आ रहा गटर का। बत्ती आ भी रही तो पानी गटर का आ रहा। अच्छा, ऐसे में पानी का बिल बिजली का बिल जमा करने आए थे, कोई मिला यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं मिला, ताला लगा हुआ है यहाँ पे। आ रहा हूँ मैं 2 रुपये, क्या करते हैं। बढ़ता है कि दिल्ली में डाबड़ी इलाके में एक महिला ने दुष्कर्म करने वाले जिस युवक के साथ शपथ पत्र देकर शादी की, उसी युवक ने टीकाकरण के बहाने उसे नैनीताल ले जाकर उसे पहाड़ से धक्का देकर उसकी जान ले ली। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ है जब मेहरौला के परिवार वालों ने द्वारका अदालत में याचिका दायर कर पति पर ही बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया। अदालत के निर्देश पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें महिला की हत्या की का खुलासा हुआ है। अदालत के निर्देश पर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो अंतिम बार दंपत्ति की लोकेशन नैनीताल मिली। उसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने महिला की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि 11 जून को टीकाकरण के बहाने पत्नी को नैनीताल लेकर गया था, जहां उसने पहाड़ से धक्का देकर उसकी हत्या की। पुलिस ने 45 दिन बाद मृतक का शव कलमठ से बरामद किया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पत्नी की हत्या के मामले आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। संदिग्ध द्वारा, उसके पति द्वारा बताया गया था कि ऐसे ऐसे मैं उसे लेके आया था नैनीताल घुमाने के बहाने, तथा यहाँ रास्ते में ही कलमठ पे उसे मैंने गला दबा के उसकी हत्या कर दी थी, तो यहीं उसे छिपाया गया उसकी बॉडी को। तो उसी पे दिल्ली पुलिस मौके पर आई थी तो उसका कंकाल बरामद हुआ था, जिसका पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। अब इस पे हत्या का मुकदमा कब से पंजीकृत किया। उत्तराखंड में मौसम का कहर लगातार बरप रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश में 30 जुलाई तक अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 26 जुलाई हो गई है, तो 26 से लेकर 30 तारीख तक की जो फोरकास्ट है 5 दिन के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर दिन है उसमें अच्छी बारिश है। पूरे प्रदेश में जो हल्की से मध्यम बारिश है वो अधिकांश जगहों में मिलेगी, और साथ में जो हैवी या वेरी हैवी रेंस है वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर। तो उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें विशेषकर, तो उसमें नैनीताल है, चंपावत है, पिथौरागढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं, उनमें आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहाँ पर कि कहीं कहीं पर भारी बारिश है या बहुत भारी बारिश उनमें देखने को मिलेगी। साथ ही गढ़वाल रीजन की भी बात करें तो उसमें उत्तरकाशी है, टेहरी है या देहरादून है, पौड़ी है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे रहेंगे जिसमें हैवी रेन या वेरी हैवी रेन इक्का दुक्का जगहों में वो मिलती रहेगी इस दौरान जो 4 से। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं कई मार्ग बंद होने के साथ साथ पर्यटकों के आने से कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने बताया कि सभी कप्तानों को आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने बॉर्डर पर ही फोर्स तैनाती करने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस का वैकल्पिक प्लान लोगों के साथ पहले से शेयर करें। आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल में करीब 100 रास्ते अभी भी बंद हैं। देखिए, जहाँ तक बारिश का सवाल है, यहाँ पर थोड़ा सा लैंडस्लाइड की समस्या हर बार रहती है, और इस बार भी काफ़ी जगहों पर रोड ब्लॉक होते रहते हैं, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान हमने सभी डिस्ट्रिक्ट के बनाए हुए हैं, तो जैसे ही कहीं पर कोई लैंड स्लाइड की वजह से कोई रोड ब्लॉकेज होता है तो संबंधित सारे ही जिलों को सूचना तुरंत दे दी जाती है, और जो भी सूटेबल ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है वो लागू कर दिया जाता है। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी जो भी पर्यटक जा रहे हैं उनको समय से सूचना मिलती रहे कि आगे कहाँ पर ब्लॉकेज है। जो हमारे कुछ सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने साइनेज बोर्ड्स भी लगाए हैं ताकि लोग केयरफुली ड्राइव करें। और जहाँ तक कावड़ की बात है, कावड़ में बार बार लोगों से अपील की गई है कि इस बार यहाँ पर बैन किया गया है। देखिए,
ऋषिकेश के आईटीबीपी शहीद जवान चिंतामणि डंगवाल का पूर्णानंद घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चिंतामणि डंगवाल के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और सांत्वना व्यक्त करते हुए कहा कि देश की रक्षा करने वाले सेना के जवानों के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे जांबाज वीरों को नमन। आपको बता दें, शहीद चिंतामणि डंगवाल आईटीबीपी में सिपाही के पद पर तैनात थे। चमोली के गौचर तैनाती के दौरान चिंतामणि डंगवाल की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। अजीब सा माहौल आज है क्योंकि आज ही कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने आज से ठीक 22 साल पहले शहादत दी थी और एक कारगिल युद्ध में विजय पताका हमने फहराई थी। जहां इस प्रकार का हमारे मन में गर्व की अनुभूति थी, तो वहीं मेरे विधानसभा क्षेत्र के चिंतामणि डंगवाल जो सहारनगर के रहने वाले थे, 57 वर्षीय थे, आईटीबीपी में तैनात गौचर में थे। उनका हार्ट अटैक से देहांत हुआ। निश्चित रूप से उनकी ये शहादत को मैं नमन कर रहा हूँ। उत्तरकाशी जिले में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश के कारण कई पहाड़ दरक गए और मलबा सड़क पर आ गया, जिसके कारण उत्तरकाशी धोनतरी लंबगांव मोटर पूरी तरीके से बाधित हो गया है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर जेसीबी द्वारा कार्य किया जा रहा है। उत्तरकाशी लंबगांव मोटर मार्ग। रुद्रप्रयाग के विकासखंड अगस्त्य मुनि इलाके सिल्ला बामण गांव में आदमखोर गुलदार को वन विभाग की टीम ने मार गिराया है। गुलदार को मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और वन विभाग का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, शनिवार के शाम 6 बजे के करीब सिल्ला आंगड़ गांव में आंगन में खेल रही 1.5 साल की बच्ची को गुलदार ने अपने निवाला बना लिया था। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पास के जंगल में बच्ची का शव बरामद किया और घटना के बाद से ही गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ था। हल्द्वानी में शहर में सफाई को लेकर संग्राम जारी है। नवाबी रोड पर सफाई का विरोध करने पर कोतवाली पुलिस ने आंदोलन करे 6 सफाई कर्मियों को गिरफ्तार किया है, तो उनके साथियों का पारा चढ़ गया। पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए सफाई कर्मियों ने 2.5 घंटे तक कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करे सफाई कर्मियों का कहना है कि पुलिस सौतेला व्यवहार कर रही है। दूसरे संगठनों और सरकार के दबाव में पुलिस हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर रही है। कि पूरे कोरोना काल में ये सब वो लोग जो ये लोग बैठे हैं, इन लोगों ने अपने परिवार छोड़ कर करके, मौत का डर छोड़ कर करके अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। लोगों के कूड़े उठाए, मरे हुए लोगों की लाशें उठाई, लाशें जलाई तक, उनका दाह संस्कार तक किया। तो ये लोग तो बहुत बड़े सैल्यूट के पात्र हैं। अगर इनकी कोई मांग है तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ये नहीं कि तानाशाही पूर्ण रवैया अपना कर करके इन पर केसेस लगा दे और मजबूरन फिर इनको आकर के थाने में बैठना इनकी मजबूरी हो जाए। प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। ये लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन पर सरकार को चाहिए कि इन पर केस लगाने के बजाय, इनको जेल में ठूसने के बजाय, इनसे बात कर करके इन समस्या का हल कर। हम लोग हड़ताल में बैठे थे कल, तो अब मैं गई पानी पीने, मैं थी और एक लेडीज और थी, पानी पीने गए। इसने कहा कि मतलब जो सफाई नायक था राजेंद्र, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम हमारी पार्टी के कर्मचारी हो। मेरा सफाई नायक जो है उन्हीं की पार्टी का कर्मचारी है, मतलब सफाई नायक है।
तो मैंने कहा नहीं, मैं इस पार्टी में विरोध करूँ, क्यों, ये लोग हमारे साथ अच्छा कर रहे थे। तब हमने जब उस समय ने ये कहा तो वो छूटते मेरे ऊपर हाथापाई पे उतर आए। तब हमारी लेडी से भिड़ गई, जिसमें मुझे भी खून निकला, मेरी एक लेडीज और उसको भी निकला खून। उस समय सरकार सारी पुलिस द्वारा जो कूड़ा घर हैं, उन कूड़ा घरों से ज़बरदस्ती कूड़ा उठवाया जा रहा है और कूड़ा उठवाने का हम लोगों ने विरोध करा। विरोध करने के बाद में हमारे लोगों की गिरफ्तारी की गई और केवल ये मात्र हल्द्वानी में ही ऐसा हो रहा है। अब ये पता नहीं किसके दबाव में हो रहा है, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चल रहा है। और एक चीज़ पुलिस द्वारा एक चीज़ और नई तरीके से फैलाई जा रही है कि पब्लिक ने कूड़ा उठवाया है। पब्लिक के तो हम पहले से ही साथ में, हम पब्लिक के खिलाफ का है, हमने कोई रोड में जाम नहीं लगाया। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में शिक्षकों के पद घटाए जाने को लेकर NSUI ने मोर्चा खोला है। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री का विरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महाविद्यालय में सरकार जिस प्रकार से शिक्षकों के पद और सीट घटा रही है, उससे शिक्षा का स्तर और गिर जाएगा, के कारण छात्रों के भविष्य अंधकार में चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में भी पड़ेगा। सीधा महाविद्यालय के छात्रों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि हमारे कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है वो 12,000 के लगभग है, बल्कि उससे भी पार है। यहाँ पर हमारे कॉलेज में 100 छात्रों पर एक शिक्षक पढ़ाई कराता है, जिसमें से भी शिक्षक क्लास के अंदर सुचारू रूप जिस तरीके से प्रदेश में 75 शिक्षकों के पद घटाए गए हैं, जिस शिक्षकों के जो पद घटाए गए हैं वो केवल MBPG महाविद्यालय से हैं, उसके विरोध में और उस कारणवश जो महाविद्यालयों में छात्रों की सीटें घटी हैं, उसके विरोध में आज यहाँ पर सभी NSUI कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। और हमारी मांग है सरकार से कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे शिक्षा का स्तर प्रदेश में बढ़े, ना कि ऐसे कि जिससे शिक्षा का स्तर घटे। शिक्षकों की संख्या घटी, संख्या घटाने पे काम करे। शिक्षकों की संख्या प्रदेश सरकार को बढ़ानी चाहिए, महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, मगर केंद्र प्रदेश की भाजपा सरकार उसके विपरीत काम कर रही है और उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए और हम इस लड़ाई को पूरे प्रदेश भर में लड़ेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।